जय हिंद दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हिंदी आपको अब मज़ा आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको लग रहा होगा कि हिंदी हमको समझ में आ रही है। ऐसा पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कि लगता है कि कुछ विशेष पढ़ रहे हैं जो आप पहले नहीं पढ़े हैं। तो आप लगे रहिए, जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, समय न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रकरण है हमारा वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेंगे, फिर जो जो समझे रहेंगे वो क्या करेंगे हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इनको अगर परिभाषा में देखा जाए तो परिभाषा क्या होगा। उपसर्ग, उपसर्ग जो है उप और सर्ग से बना है, उप प्लस सर्ग से। उप मतलब होता है पहले और सर्ग मतलब होता है संयोग। उप मतलब होता है पहले और सर्ग मतलब होता है संयोग। अगर इसको तोड़ा जाए, अभी बस आप देखिए समझ लीजिए, फिर लिखना आसान हो जाएगा। उप प्लस सर्ग, उपसर्ग मतलब हो गया संयोग। क्या हो गया? संयोग। और प्रत्यय है यह प्रति प्लस क्या है? प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय है, प्रति प्लस अय तब हो गया प्रत्यय। ये संधि है, प्रत्यय में क्या है? संधि है। तो प्रति अय, प्रति मतलब बाद में, अय मतलब आने वाला, बाद में आने वाला। प्रति अय, प्रति मतलब बाद में, आने वाला, अय मतलब आने वाला। तो जो बाद में आने वाला है वो क्या है? प्रत्यय है। और जो उपसर्ग है, उप मतलब पहले, सर्ग मतलब संयोग, जो पहले संयोग करता है मतलब पहले जुड़ता है वो क्या है? उपसर्ग है। वो क्या है? उपसर्ग है। अब देखिए, चार प्रकरण ऐसे हैं जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जैसे एक हमने समास देखा, समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया। यह जो है शब्द संरचना का मूल है, शब्द संरचना का मूल है। कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से क्या है? शब्द की जानकारी होती है कि शब्द में कैसे बनते हैं, कैसे चमत्कार होता है। तो सब मेन चीज़ ये है कि उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ने के लिए संधि की जानकारी होना आवश्यक है। कोई बात नहीं है, संधि आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले जान लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो पहले आएगा, और प्रत्यय प्रति अय बाद में आने वाला क्या है? प्रत्यय है। अब अगर ये दोनों चीज़ क्या है? चमत्कारी चीज़ है। क्या है? चमत्कारी चीज़ है। जिसके साथ लग जाते हैं उसमें क्या हो जाता है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो चमत्कार करने वाले होते हैं, कहीं पे आ जाते हैं, जैसे कलाकार कोई है कहीं पे आ गया है तो वहाँ का माहौल बदल जाता है। कहीं पे कोई खिलाड़ी है आ गया तो वहाँ पे लगता है कि चमत्कार हो गया है, वहाँ पे मतलब पूरी पब्लिक जुट जाती है। उसी तरह से ये सब चीज़ है कि जिनके पीछे लग जाते हैं, जिनके आगे या पीछे लग जाते हैं, उस शब्द में क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है अपने आप में। चमत्कार कैसे होगा देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द क्या है? हार है। एक शब्द क्या है? हार। अब इसमें अलग अलग प्रत्यय या अलग अलग उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके से चमत्कार उत्पन्न होगा। देखिए अच्छे से समझिए, जितना ज़्यादा समझ लेंगे तो फिर आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि किताब में क्या है? बस रटने वाली चीज़ दिया है। हिंदी के उपसर्ग 22 है, उर्दू के उपसर्ग 22 हैं, संस्कृत के उपसर्ग इतना है उतना है, उससे नहीं पकड़ना है। बस हो क्या रहा है उस चीज़ को पकड़ना है, मूल चीज़ ये है। तो जैसे हार, हार क्या है? एक शब्द है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय विकारी शब्दों के साथ ही लगते हैं। किसके साथ? विकारी शब्द। आप भली बात परिचित हो गए होंगे विकारी शब्द से, अविकारी से भी परिचित हो गए हैं।
विकारी कौन कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 शब्द हैं। इसका मतलब अगर उपसर्ग प्रत्यय जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? विकारी के साथ जुड़ेगा। मतलब या तो संज्ञा के साथ जुड़ेगा, या सर्वनाम के साथ जुड़ेगा, या क्रिया के साथ जुड़ेगा, या विशेषण के साथ जुड़ेगा। तो जैसे हार, एक हमने विकारी शब्द लिया, क्या? हार। हार क्या है? संज्ञा है। हार क्या है? संज्ञा है। हार क्या है? क्रिया भी हो सकता है। हारना, हार से हो गया, हारना क्रिया हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने हार लिख लिया, एक विकारी शब्द। अब जैसे हम उपसर्ग को जोड़ेंगे उस प्रकार से इसका चमत्कार अलग अलग दिखेगा। देखिए, इसमें अगर प्र जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्रहार। अर्थ बदल गया कि नहीं? अर्थ में चमत्कार हो गया। हार का मतलब मान लीजिए या तो गले का हार है, या तो हार मतलब हराना है, लेकिन प्रहार मतलब कोई प्रहार किया, मारा है। ठीक है, इसमें आ लगाइए, आ लगाइए, आहार, बदल गया। जैसे ही शब्द के साथ जुड़ेगा उस प्रकार से उसका अर्थ क्या होगा? बदलता रहेगा। इसमें वी लगाइए, बिहार, क्या हो गया? बिहार। इसमें वी लगाए तो क्या हो गया? बिहार हो गया, मतलब घूमना हो गया अर्थ। बिहार मतलब घूमने की जगह, घूमने की जगह होता है बिहार। प्रहार मतलब किसी के ऊपर वार कर देना, प्रहार हो गया। आहार मतलब कोई खाद्य सामग्री, कोई भोजन है। तो समझ में आ रहा है ना कि उपसर्ग प्रत्यय क्या है? चमत्कारी हैं। जिसके साथ लगेंगे वो अर्थ क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा, नया अर्थ बन जाएगा। अर्थ में परिवर्तन होगा या नया अर्थ बनेगा। कहने का मतलब अर्थ, शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जय है, क्या है? जय। अब इसमें अ उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो गया? अजय। अजय मतलब जो पराजित न हो, जो पराजित न हो। जैसे इसमें वी उपसर्ग लगाएंगे तो विजय, मेरा नाम भी हो गया। विजय मतलब जिसकी हमेशा जीत हो। अजय मतलब जो पराजित ही नहीं हुआ, और विजय मतलब जिसकी हमेशा जीत होगी। कहने का मतलब अर्थ तो दोनों एक ही है। और इसमें अगर परा लगा दिए तो क्या हो गया? पराजय। पराजय। परा लगा दिए तो क्या हो गया? पराजय। तो अर्थ क्या है? बदल रहा है। जैसे जय हमने एक संज्ञा शब्द लिया, याद रखिएगा विकारी के साथ ही लगेगा, अव्यय के साथ नहीं लग सकता है। अव्यय अविकारी होता है, विकारी के साथ लगेगा। विकारी संज्ञा लिया, अ लगाए तो क्या हुआ? अजय हो गया। बी लगा दिए तो क्या हो गया? विजय हो गया। परा लगा दिए तो क्या हो गया? पराजय। तो अब परिभाषा इसका बना सकते हैं, परिभाषा इसका बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है? देखिए, जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले एक विकारी शब्द को जैसे तोड़ना ही रहेगा। कोई शब्द देगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे कैसे? एक पहले विकारी शब्द तोड़ेंगे। देखिए, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जो उपसर्ग है, जैसे मान लीजिए प्र है, आ है, वी है, अ है, वी है, परा है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जिसके साथ लग जाते हैं तब वह अर्थ में चमत्कार कर देते हैं। तो अगर किसी का अर्थ नहीं है, अब समझिए ध्यान से, जिसका अर्थ नहीं है तो क्या हम उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से? नहीं कर सकते। जब उसका अर्थ ही नहीं है तो वहाँ पे हम वाक्य में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, मान लीजिए राम, राम बुद्धिमान है। ठीक है, राम बुद्धिमान है। राम बुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, अब देखिए, नहीं क्या है? अपने आप में एक शब्द है। नहीं अपने आप में शब्द है। क्या है नहीं? बुद्धिमान। नहीं, नहीं क्या है अगर पूछा जाए
अगर आपका पद परिचय पूछा जाए तो क्या है, नहीं, एक प्रकार का अव्यय है, जिसका विकार नहीं होता है। ठीक है। अब अ का मतलब भी होता है नहीं, अ का मतलब भी होता है नहीं। जैसे कोई बुद्धिमान नहीं है तो हम लिख सकते हैं राम, देखिए बुद्धिमान, अ का मतलब होता है नहीं, तो राम बुद्धिमान अ है। अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिए तो क्या सही है? राम बुद्धिमान अ है, तो इसका मतलब हम अ को स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते हैं। अ को, इसका अर्थ होता है, लेकिन अर्थ कब होता है? जब वह वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़ता है, किसी शब्द के साथ जुड़ेगा। देखिए अ का मतलब नहीं होता है, लेकिन नहीं को हम लिख दिए हैं, नहीं को हम लिख दिए हैं, लेकिन अ को हम अलग से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अ क्या है, एक प्रकार का वर्ड है, और अगर उपसर्ग के रूप में देखा जाएगा तो क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को हम स्वतंत्र रूप में नहीं लिख सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, शब्द के अंश हैं। क्या है? शब्द के अंश हैं, शब्द नहीं है, क्या है, शब्द के अंश हैं। तो शब्द का अपना अर्थ होता है, न कि शब्द के अंश का, न कि शब्द के अंश का। समझ में आ रहा है ना? कितनी चीज़ हम समझे हैं। पहला चीज़ हम परिभाषा देखे हैं, यह क्या है, पहले लगता है, यह क्या है, बाद में लगता है। किसके साथ लगते हैं? विकारी शब्द के साथ लगते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 4 शब्द के साथ लगते हैं। और जिसके साथ लगते हैं उसका अर्थ में क्या कर देते हैं, चमत्कार कर देते हैं, अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, नया शब्द बना देते हैं। जैसे सुंदर, जरूरी नहीं है कि उल्टा ही करेगा। देखिए जैसे मान लीजिए जय है, जय, एक जय है, जय मतलब जीत हो गई, इसमें परा लगा दिए तो उल्टा हो गया। तो हर जगह जरूरी नहीं कि अर्थ का उल्टा ही होगा, हर अर्थ का उल्टा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हार है, मान लीजिए यहाँ पे प्र लगा दीजिए, प्रहार हो गया, तो अर्थ का उल्टा थोड़ी नहीं हुआ, अर्थ में विशेषता आया है। आव लगा दिए तो क्या हो गया, आहार हो गया, अर्थ बदल जाता, मतलब अर्थ में विशेषता या अर्थ में चमत्कार होगा। कभी कभी अर्थ का उल्टा भी हो जाएगा, अर्थ उसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा विलोम वाला उपसर्ग लगाएंगे तो विलोम हो जाएगा। अब जैसे सुंदर है, तो यहाँ पे असुंदर लगा देंगे, असुंदर लगा देंगे तो उल्टा हो गया, क्योंकि अ उपसर्ग क्या है, उल्टा करता है। लेकिन इसी में अति उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अति सुंदर, अति सुंदर, तो विशेषता ला दिया, विशेषता बना दिया। तो उल्टा भी करेगा, विशेषता भी लाएगा, चमत्कार भी लाएगा। ये सब क्या है, उपसर्ग के काम है। इसी प्रकार प्रत्यय के भी काम है, इसी प्रकार प्रत्यय के भी काम है। तो ठीक है, इन चीज़ों को एक एक करके लिखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। अब जैसे एग्ज़ाम में आएगा निकालने के लिए, एग्ज़ाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन, एग्ज़ाम में कोई ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें कौन सा, कोई शब्द देगा, कहेगा इसमें कौन सा उपसर्ग या कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसको तोड़ना है। और तोड़ेंगे, मूल शब्द जो टूटेगा उसका अर्थ होना चाहिए, मूल शब्द का, ये नहीं कि कहीं से तोड़ दें, क्योंकि मूल शब्द विकारी होगा और विकारी का तो कोई न कोई अर्थ होगा ही होगा। तो ऐसे जगह से तोड़ना है जहां उसका अर्थ निकले। और उपसर्ग या प्रत्यय और उस शब्द के जो मेल होना चाहिए वो भी अर्थ के साथ होना चाहिए, दोनों का मेल। आगे धीरे धीरे सीखेंगे, पहले जो चीज़ पढ़े हैं उतना हम लिख लेते हैं। अब देखिए 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखिए उपसर्ग, एक तरफ लिखिए उपसर्ग, एक तरफ लिखिए प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग, एक तरफ लिखेंगे प्रत्यय। ठीक है,
पहला चीज लिख लीजिए, क्या जो सीखे हैं, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग मतलब क्या हुआ, उप मतलब पहले और सर्ग मतलब संयोग, मतलब पहले जो संयोग होगा वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग, उपसर्ग, वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। और प्रत्यय में प्रति प्लस आय, प्रत्यय प्रति प्लस आय, प्रति मतलब होता है बाद, यहाँ पे आय मतलब आने वाला। प्रति प्लस आय प्रत्यय हो गया। तो यहाँ से परिभाषा क्लियर हुई कि उपसर्ग पहले जुड़ेगा और प्रत्यय बाद में जुड़ेगा, उपसर्ग पहले जुड़ेगा और प्रत्यय बाद में जुड़ेगा। अब परिभाषा आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, तो क्या बनाएंगे। देखिए दोनों क्या है, शब्द के अंश हैं। देखिए परिभाषा कहीं से आती नहीं है, परिभाषा अगर उसकी पूरी जानकारी हो गई तो परिभाषा आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सुन लीजिए। वे शब्द के अंश, क्या, वे शब्द के अंश जो इसमें क्या है, शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्द के अंश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या चमत्कार लाते हैं, वे क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। सेम इसी तरह से प्रत्यय का बन जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं साथ के साथ। हाँ, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो शब्द के, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर वाक्य में या पहले जुड़कर शब्द में विशेषता या चमत्कार लाते हैं, विशेषता या चमत्कार लाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द में विशेषता या चमत्कार लाते हैं, क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। इसी तरह से लिख लीजिए, सेम टू सेम। वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर शब्द में विशेषता या चमत्कार लाते हैं, शब्द में विशेषता या चमत्कार लाते हैं। शब्द में विशेषता या चमत्कार लाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे, वे प्रत्यय कहलाएंगे। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि उपसर्ग क्या है, क्या है, शब्दांश है। प्रत्यय क्या है, शब्दांश है। और क्या करता, किस में जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ेगा, शब्द के पहले जुड़ेगा। यह क्या होगा, शब्द के बाद में जुड़ेगा। और दोनों का क्या काम, क्या है, विशेषता या चमत्कार लाना। इसका भी काम क्या है, विशेषता या चमत्कार लाना। क्लियर है यहाँ तक। शब्दांश है, शब्द के पहले जुड़ा है, विशेषता चमत्कार लाया है। शब्दांश है, शब्द के बाद में जुड़ा है, विशेषता या चमत्कार लाया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर यह शब्दांश है, यह शब्दांश है, तो क्या होगा, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, दोनों की बात यही होगी। तो अगली बात लिखेंगे, इसका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इसका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इसमें भी लिख लेंगे, इसका भी वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण है क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिसका अर्थ कुछ होता है उसी का वाक्य में प्रयोग होता है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ कब होता है? जब वह किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, जब वह किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, जब वह किसी के साथ जुड़ते हैं तभी उनका महत्व बढ़ जाता है। उनका कोई अर्थ नहीं है। पूछा जाए कि उपसर्ग प्रत्यय का कोई अर्थ है? नहीं। अर्थ तब है जब वह किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तभी उनका महत्व है, तभी उनका अर्थ या महत्व है। तो इसीलिए उनका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अब कहा जाए क्या वे स्वतंत्र होते हैं? नहीं, वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगली बात क्या हमने देखा कि जुड़ते किसके साथ हैं? विकारी की अविकारी? विकारी के साथ। किसके साथ जुड़ेंगे? विकारी के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे? विकारी के साथ जुड़ेंगे, विकारी के साथ। तो इनका योग, इनका संयोग विकारी शब्द के साथ होता है, विकारी शब्द के साथ होता है। इनका संयोग विकारी शब्द के साथ होता है। तीसरा, इनका संयोग भी विकारी शब्द के साथ होता है। इनका संयोग भी विकारी शब्द के साथ होता है। अब एक मूल बात ये समझिए कि इनका प्रयोग तो विकारी के साथ हो रहा है। इनका प्रयोग किसके साथ हो रहा है? विकारी शब्द के साथ हो रहा है। इनका भी प्रयोग विकारी के साथ और इनका भी प्रयोग विकारी के साथ हो रहा है। लेकिन जिसके साथ होगा फिर वह शब्द विकारी नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। ज़्यादा केस में क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। मतलब विकारी भी रह सकता है और अविकारी भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। जैसे जीवन है, जीवन में आ प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया? आजीवन। अब आजीवन क्या हो गया? क्रिया विशेषण बन गया। देखिए कैसे चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। जीवन क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जीवन भावात्मक। मान लीजिए भावना है, जीवन भाववाचक संज्ञा है। जीवन में जैसे ही आ लगा दिए आजीवन हो गया। आजीवन क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताएगा आजीवन। तो क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। तो यह इतना इसका प्रभाव पड़ता है शब्दों पे कि विकारी को अविकारी बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे विजय है तो उसमें वि प्रत्यय जुड़ा है, तो जय भी क्या था? संज्ञा था, और विजय भी क्या है? संज्ञा है। दोनों संज्ञा है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह करेगा, लेकिन कहीं न कहीं कभी कभी ये क्या करता है? विकारी को अविकारी भी बना देता है।
पता चल जाता है ना। तो इसको लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों हो कर सकता है। तो कोई चीज़ तब लिखी जाती है जब 100% किसी चीज़ पे लागू होती है। ठीक है, इसका प्रयोग विकारी शब्द के साथ होता है और इसका प्रयोग भी विकारी शब्द के साथ होता है। आगे एक चीज़ और देखा जाए, जैसे उपसर्ग जो जुड़ता है तो उपसर्ग का तो नियम आसान है, पहले इसको समझिए। जैसे जय है तो जय में मान लीजिए बी उपसर्ग जोड़े तो मात्रा में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। उपसर्ग से मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है कि पहले संयोग हो जाता है उसमें, लेकिन प्रत्यय में जो है मात्रा में परिवर्तन होता है। कैसे? मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, दुकान है, इसमें हम क्या लगा दीजिए, दार प्रत्यय। दुकान में दार प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दुकानदार। अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? दुकान क्या है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुकान में कई प्रकार की दुकान है। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखिए यह जातिवाचक संज्ञा है, जैसे ही दार जोड़ दिए तो क्या हो गया, दुकानदार। ये तो नाम हो गया दुकानदार। दुकानदार तो नाम हो गया ना, दुकान के मालिक को दुकानदार कहेंगे। दुकानदार मतलब एक तो निर्जीव शब्द था, निर्जीव सजीव में अगर चले तो दुकान क्या थी, निर्जीव थी, उसमें प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया, दुकानदार, सजीव बन गया। तो अगर हम व्यंजन प्रत्यय जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दुकान प्लस दार, दुकानदार। लेकिन स्वर प्रत्यय जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए समाज में जैसे ही इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, सामाजिक। क्या हो गया, सामाजिक भी कहते हैं और सामाजिक भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे ही इक प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, इसकी मात्रा इस पे लग गई, इसकी मात्रा इस पे लग गई। और जो पहला शब्द है वो भी क्या बन गया, आ बन गया। पहला शब्द है जो है आ बन गया। समझ में आ रहा है ना? जब व्यंजन लगेगा तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सेम टू सेम जोड़ के लिख दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्वर लगा रहे हैं तो उसमें हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अभी तो बस एक झलक दिखाया हूँ। ऐसे आगे कैसे कौन सा शब्द किस प्रकार से बनता है, कौन सा प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, ये सब चीज़ें अभी करना बाकी है। क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय सीख लेंगे तो आपको शब्द, देखिए उपसर्ग प्रत्यय सीख लिए, अगर अच्छे से आप संधि सीख लिए, इसके बाद संधि कराऊंगा, अच्छे से आप संधि सीख लिए और अच्छे से आप समास सीख लिए तो आपका शब्द पकड़ में एकदम अच्छा से आ जाएगा। शब्द की गलती, वर्तनी की गलती बहुत कम होगी। चार ही जो मूल है वर्तनी के, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास, ये चार क्या है, वर्तनी के मूल हैं। तो इनको अच्छे से सीखना है कि कौन सा शब्द कैसे बनता है, कहाँ से होता है। ठीक है ना? संधि में भी उपसर्ग होता है। जैसे देखिए, जैसे अभी संधि तो पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। अन्वय है, अब पूछ लिया अन्वय क्या है, रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है क्योंकि दो शब्द से मिल के बना है। पूछा जाए कि अन्वय में उपसर्ग है कि नहीं है, अन्वय में उपसर्ग है कि नहीं है, है। कौन सा उपसर्ग है? हाँ, देखिए पहली बात तो आपको तोड़ना है। यहाँ पे जो मूल शब्द होगा वो मूल शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं कि उसका अर्थ तो निकलना चाहिए। अर्थ क्यों निकलेगा? क्योंकि वो विकारी होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण अगर कुछ रहेगा
तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। मान लीजिए कोई संज्ञा है जीवन है, तो जीवन का अर्थ तो निकलता है। तो यहाँ पे आप विकारी शब्द लिखेंगे। पहले कौन सा शब्द लिखेंगे? विकारी शब्द लिखेंगे, ऐसा विकारी शब्द जिसका क्या हो। अब मान लीजिए ऐसे आप तोड़ रहे हैं, सब बताएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। अ प्लस न्वय, तो क्या न्वय कुछ होता है? ऐसे तोड़ ही नहीं सकते हैं आप। अब मान लीजिए अन तोड़ दिए, अन प्लस वय, वय भी कुछ नहीं होता है। अन प्लस वय ऐसे नहीं टूटता है। इसमें संधि है। क्या है? संधि है। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अय अय मतलब आना, अनु मतलब अनु आगे आना, अन्वय। तो इसमें पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। ठीक है ना। तो आगे अभी मतलब आज तो नहीं देखेंगे, आने वाले क्लास में धीरे धीरे देखा जाएगा कि शब्द कैसे बनते हैं, उसमें कहाँ से जुड़ता है, क्या होता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आगे कल इसके आगे किया जाएगा और देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उपसर्ग पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारा सहयोग करिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तब आते हैं, आप अच्छे से पढ़ाते हैं, देखते हैं चीज़ों को कि कितना अच्छा हम दे सकें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा से अच्छा दे सकें ताकि आप लोगों का भला हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।